तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल मैंने इकोलॉजी का लेक्चर पढ़ाया था और उसके बाद मैंने कहा था कि जब अगली क्लास होगी तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, इकोसिस्टम पढ़ाऊँगा, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आज हम लेक्चर चौथा पढ़ाने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है। और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इकोलॉजी क्या होती है। संपूर्ण इकोलॉजी का अध्ययन करना सरल नहीं था, अतः क्या किया गया कि पारिस्थितिकी को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया गया और उसी का एक भाग का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है बेटा, अब पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं और कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं जिन्हें कृत्रिम कहते हैं। जैसे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र आपका हो गया प्राकृतिक, ठीक है। धान का खेत कृत्रिम हो गया, ठीक है। जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये सारे क्या हैं बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। बात समझ में आई या नहीं है? और अगर इसमें सबसे स्थायी पूछा जाएगा तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि महासागरों का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सबसे स्थायी माना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। 1935 में सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले ने इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम के फादर कौन होंगे, इकोसिस्टम के फादर हो जाएंगे एजी टेंसले। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए डेफिनेशन में बताया कि किसी एक स्थान के जीवों की रचना, कार्य एवं उनके वातावरण के आपसी संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन को समझने के लिए कल जब मैंने इकोलॉजी का लेक्चर पढ़ाया था तो उसी के आधार पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसी आधार पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं और इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए अर्थात पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यह हरा पेड़ पौधा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेगा। अर्थात इसको जीवन यापन के लिए ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम CO2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अजैविक घटक, अगर हम जल की बात करें तो ये हो जाएगा अजैविक घटक और वृक्ष की बात करें तो ये हो जाएगा जैविक घटक। अर्थात अजैविक और जैविक घटकों के मध्य क्या संबंध है, ठीक है, अजैविक और जैविक घटकों के मध्य क्या संबंध है। और इस पेड़ को खा लिया बकरी ने, तो बकरी भी कैसा घटक है, बकरी है आपका जैविक घटक। तो अजैविक का जैविक के साथ संबंध और जैविक का जैविक के साथ संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, और जब हम छोटे स्तर पर किसी एक स्थान के बारे में इसका अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। और जब इसी का विस्तारित अर्थात ब्रीफ अध्ययन किया जाता है, ठीक है, बहुत व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाता है इकोलॉजी। और इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट मैं कल आपको पूरा समझा चुका हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, आप ये कह सकते हैं किसी एक स्थान या किसी एक क्षेत्र में जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ संबंध और जैविक घटकों का जैविक घटकों के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अध्ययन ही बेटा इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है। ठीक है, इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है। क्यों खुला तंत्र है? क्योंकि इसमें लगातार ऊर्जा और पदार्थों का निवेश तथा बहिर्गमन लगातार चलता रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज़ अ ओपन सिस्टम। यह एक खुला तंत्र है और ये आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया था एनवायरनमेंट की प्रकृति कैसी है और इकोसिस्टम की प्रकृति कैसी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की
प्रकृति कैसी है? यह प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यह प्रकृति की कैसी इकाई है बेटा? एक कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो इकोसिस्टम क्या होते हैं? इकोसिस्टम जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी स्वयं की अपनी खुद की उत्पादकता होती है। ठीक है बेटा, इनकी खुद की उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। और पारिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है, ये हम आगे आने वाली क्लासों में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो। तो दो फैक्ट यहाँ से मैंने बताए कि भैया ये एक खुला तंत्र है, इट इज़ अ ओपन सिस्टम एंड इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यह प्रकृति की कैसी इकाई है? कार्यात्मक इकाई है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई? इकोसिस्टम प्राकृतिक संसाधन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की प्रोडक्टिविटी होती है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम जल की एक बूंद जितना छोटा भी हो सकता है। ठीक है, जिसे हम सूक्ष्म जीवी इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, अर्थात माइक्रो इकोसिस्टम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोसिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोसिस्टम कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? माइक्रो इकोसिस्टम कहा जाएगा। और यही पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों जितना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, महासागरों जितना बड़ा भी हो सकता है। और अभी मैंने बताया था कि सवाल हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे स्थायी किसको माना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थायी कौन सा है बेटा? महासागरों का पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है? सबसे स्थायी होता है, सबसे स्थायी होता है। ठीक है, कौन सा होगा बेटा? महासागरों का पारिस्थितिकी तंत्र। इसी तरीके से मैंने बताया था अभी कि प्राकृतिक और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, इनसे रिलेटेड भी हमेशा सवाल पूछे जाते रहते हैं। तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो हमें नेचुरल मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। ठीक है बेटा, समुद्र का हो गया, आपका महासागर का हो गया, आपका जंगल का हो गया। तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? प्राकृतिक हो जाएंगे। जबकि अगर हम कृत्रिम की बात करें तो जो मैन मेड होते हैं, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे बेटा? कृत्रिम कहेंगे। जैसे किसी का भी खेत ले लो, जैसे धान का खेत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, धान का खेत हो गया, मक्के का खेत हो गया। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जबकि प्राकृतिक में मैंने अभी आपको बताया कि समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। समुद्र हो गया, समुद्र के साथ साथ जंगल हो गया, ठीक है, इत्यादि। ये सारे के सारे क्या हैं? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। सीधी सी बात आप ये जान लीजिए कि संपूर्ण इकोलॉजी को हम अध्ययन करना पॉसिबल नहीं समझते हैं या अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए संपूर्ण इकोलॉजी को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। उन्हीं एक भाग का अध्ययन करना ही इकोसिस्टम कहलाता है। और इकोसिस्टम जो शब्द है ये किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था, 1935 में दिया था। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की, अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके दो ही कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होगा बेटा? पहला होगा जैविक घटक अर्थात बायोटिक कंपोनेंट। और आप सभी जानते हैं कि सभी सजीव वस्तुओं को किसके अंतर्गत रखा जाता है? बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरा होता है अजैविक घटक अर्थात समस्त निर्जीव वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा अजैविक घटक। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त सजीवों को क्या कहा जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट कहा जाएगा। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले समस्त निर्जीवों को क्या कहा जाएगा? समस्त निर्जीवों को कहा जाएगा अजैविक घटक कहा जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक घटक की। और जैविक घटक के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम जैविक घटकों को डिवाइड कर देते हैं 3 प्रमुख भागों में। ठीक है, जैविक घटकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। पहला है उत्पादक
और उत्पादक के अंतर्गत हम रखते हैं वनस्पति समुदाय को, अर्थात आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत रखा जाता है फ्लोरा को, ठीक है। दूसरा होता है उपभोक्ता, जिसके अंतर्गत जीव जंतु समुदाय आता है, आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत रखा जाता है फाना को, ठीक है। और नेक्स्ट होता है अपघटक, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिकम्पोजर। इन सभी का अध्ययन अभी हम करने वाले हैं इस पूरी के पूरी क्लास में। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता को पुनः तीन प्रमुख भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें पहला होगा बेटा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा होगा द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और तीसरा होगा बेटा तृतीयक उपभोक्ता अर्थात टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं जैविक घटक के अंतर्गत आने वाले समस्त घटकों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादकों की। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्पादक वे सभी जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वो सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें उत्पादक कहा जाता है, अर्थात प्रोड्यूसर कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। चूँकि यह अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, इसीलिए आप इनको कह सकते हैं स्वपोषी। क्या कह सकते हैं? स्वपोषी। यह अपना पोषण स्वयं करते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इन्हीं को कहा जाता है स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है बेटा। चूँकि सबसे पहले इन्होंने ही अपने भोजन का निर्माण कर लिया, तो इन्हें इसी के साथ साथ बेटा मूल उत्पादक भी कहा जाता है। मूल उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। मूल उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। तो बात समझ में आई। प्राथमिक उत्पादक कहें या मूल उत्पादक कहें, या फिर आप फ्लोरा कहें, या फिर आप स्वपोषी कहें, अर्थात समस्त पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आ गई। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं वे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं कहलाते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा आता है हमारा कंज्यूमर, अर्थात उपभोक्ता की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी जीव जंतु आते हैं, और वे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इन सभी जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है बेटा। इनको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, और इन्हीं उपभोक्ता को द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। आप कह सकते हैं द्वितीयक या गौण उत्पादक। द्वितीयक या गौण उत्पादक भी किन्हें कहा जाता है? उपभोक्ता को कहा जाता है, ठीक है बेटा। चूँकि यह अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है? इनको कहा जाता है द्वितीयक उत्पादक। अब हम बात करेंगे इन्हीं कंज्यूमर्स की, और आप सभी जानते हैं कि इन्हीं कंज्यूमर्स को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? पुनः 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले को बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं बेटा? और ऐसे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन हरे पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, अर्थात सभी शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं बेटा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, टिड्डा हो गया, हाथी हो गया, मधुमक्खी हो गया, चूहा हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सभी के सभी क्या करते हैं बेटा? अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? डायरेक्टली ये प्राप्त करते हैं प्रोड्यूसर से, अर्थात हरे पेड़ पौधों से, या आप कह सकते हैं उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं शाकाहारी जीव भी कह सकते हैं, अर्थात हर्बीवोरस भी कह सकते हैं। दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी
कंज्यूमर्स। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे सभी मांसाहारी जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेढक क्या करता है बेटा? टिड्डे खा जाता है, कीड़े मकोड़े खा जाता है। कीड़े मकोड़े, टिड्डा, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता को जिसने खाया वही क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। बिल्ली है, ये क्या करती है? चूहे को खा जाती है। भेड़िया है, क्या करेगा? बकरी को खा जाएगा। ठीक है, छिपकली क्या करती है? कीड़े मकोड़े खाती है। चिड़िया क्या करती है? कीड़े मकोड़े खाती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तृतीयक उपभोक्ता की, तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे सभी मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्राप्त करने वाले समस्त मांसाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे बाघ हो गया, सांप हो गया, वाज हो गया इत्यादि। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके? ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, इन तीन कैटेगरी के अतिरिक्त उपभोक्ताओं की कुछ अन्य कैटेगरीज भी हैं। जैसे इसमें आता है टॉप कार्निवोरस, अर्थात उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो सभी प्रकार के मांसाहारी जीव जंतुओं को खा जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मारकर नहीं खाता है। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया इत्यादि। ठीक है, इसके साथ ही साथ दूसरी कैटेगरी आती है परजीवी, पैरासाइट की। अर्थात कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हीं के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी के सभी परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरवेल हो गया। अमरवेल क्या है? एक पैरासाइट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे पेट के अंदर जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर एक कृमि पाया जाता है, कीड़ा पाया जाता है। वो भी क्या होता है बेटा? वो भी पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। परभक्षी की अगर बात करें तो ऐसे सभी जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतुओं को खाकर अपने भोजन के रूप में जिन्हें प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? परिभक्षी कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। अगर अगली बात करें बेटा सर्वभक्षी या सर्वाहारी, तो ऐसे जीव जो सभी जीव जंतुओं को मारकर खा जाते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, सभी को अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे जीव जंतुओं को क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। और सर्वाहारी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है बेटा? सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपका मनुष्य। तो ये बेटा मैंने आपको बता दिया उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। अब बचा आपका अपघटक, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं बेटा? आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या रखते हैं? इसके अंतर्गत हम बैक्टीरियाज को रखते हैं या सूक्ष्म जीवों को रखते हैं। और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। अर्थात ऐसे सभी सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों से या मृत उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। और डिकम्पोजर्स को ही कहा जाता है बेटा पृथ्वी का मेहतर। अर्थात ये क्या करते हैं? जब कोई जीव मर जाता है तो उसको सड़ा गलाकर सफाई करते रहते हैं पृथ्वी की, इसीलिए इन्हें स्कैवेंजर ऑफ नेचर कहा जाता है, स्कैवेंजर ऑफ अर्थ कहा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं को बेटा पृथ्वी का मेहतर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का मेहतर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे अजैविक घटकों के साथ और अजैविक घटकों के साथ चर्चा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।